हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा निकेतन। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर वाले के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है। तो ये प्रीवियस पेपर है जो जून में हुआ था, 17 जून का ये पेपर है और ये 9th हम लोग सेट सॉल्व कर रहे हैं। बाकी के पेपर्स आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। हो सके तो ये सारे जो पेपर सॉल्व हो रहे हैं इनको आप सीक्वेंस में सॉल्व करते हुए चले तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन आ चुका होता है तो मैं इसको वहीं पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ और जब वो रिपीट होता है तो मैं उसको थॉरली आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप कोशिश करें कि इनके सीक्वेंस में आप चीज़ों को फॉलो करते हुए चलें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है द सिम्बॉलिक फॉर्म दैट कंटेन कोड एंड सिंटैक्स ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन रिजल्ट इन मीडिया वॉट। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है, जो सिम्बॉटिक फॉर्म होता है हम लोगों का, इसमें कोड कंटेन होता है, मतलब कि कोड मतलब कह सकते हैं कि सांकेतिक रूपों का संचार। ठीक है, जो कि मीडिया कम्युनिकेशन में होता है, तो वो रिजल्ट के तौर पे मीडिया क्या कहलाता है, सेंस होता है, ग्रामर होता है या सेमियोटिक्स होता है, तो वो क्या होता है आपका ग्रामर होता है। कैसे, जैसे कि बेसिकली अगर हम लोग ये मीडिया ग्रामर क्या होता है, ये पूरा सेंस समझिए कि मीडिया जो ग्रामर होता है वो क्या चीज़ है। सभी लोग ग्रामर के बारे में तो जानते ही हैं, क्या होता है ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि हम लोग अपनी कम्युनिकेशन करने के दौरान उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि कब वर्ड होगा, फ्रेज होगा, सेंटेंस होगा, मतलब लैंग्वेज यूज़ करने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ग्रामर का। अगर हम लोग सही ग्रामर का यूज़ करेंगे तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग होगा दूसरों के लिए। ठीक है, उसी तरीके से मीडिया जो ग्रामर होता है वो भी यही कहलाता है कि अगर हम किसी कॉन्टेक्स्ट में मीडिया की बात करें तो हम अपनी जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों से, वो उनको इंटरेक्ट सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो वो कहलाता है मीडिया ग्रामर। ठीक है, जैसे कि हम लोग मीडिया ग्रामर के तौर पे, मीडिया के तौर पे हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं मीडिया के तौर पे, जैसे कि हम लोग टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया और आपका वेबसाइट्स हो गई, सोशल मीडिया हो गई, काफ़ी सारे सोशल मीडिया। तो इन सब प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करने की ही तो कोशिश करते हैं, एक कन्वे करते हैं मैसेज को जो कि एक मीनिंगफुल होता है ऑडियंस के लिए, तो वो हो जाता है मीडिया ग्रामर। तो वही बोला गया द सिम्बॉटिक फॉर्म दैट कंटेन कोड एंड सिंटैक्स ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन मीडिया ग्रामर। ठीक है, जो लोगों को समझ में चीज़ें आ रही हैं, कोड है, इसमें सिंटैक्स है, तो उसको मीडिया कम्युनिकेशन के फॉर्म में मीडिया ग्रामर बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज़ टिपिकली यूज्ड, मतलब कि जो हम लोग जो टी टेस्ट यूज़ करते हैं तो उसका क्या यूज़ होता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ना, तो टी टेस्ट का हम लोग क्या करते हैं, दो ग्रुप में कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं, तो मल्टीपल के लिए तो करेंगे नहीं। टेस्टिंग अ स्टेशनरिटी ऑफ टाइम सीरीज़, ऐसा कुछ नहीं है। गुडनेस टू फिट नहीं है इसमें, तो काई स्क्वायर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी इफ़ देयर मीन्स डिफर। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग क्या कब करते हैं, कंपेयर करने के, दो ग्रुप्स को याद रखना, दो ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं मीन को। ठीक है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये टी टेस्ट होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और सभी लोगों ने अपने मैड या फिर एमए कोर्स में इसको पढ़ा होगा अच्छे से। ये क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, तो दो ग्रुप्स होते हैं, दो ग्रुप्स को हम लोग कंपेयर करने के लिए, जिनके मीन डिफर हो रहे हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम लोग टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। बाकी जो एनोवा वगैरह होते हैं वो दो से ज़्यादा ग्रुप में हम लोग यूज़ करते हैं। इन कम्युनिकेशन द नोशन ऑफ कैथारसिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कैथारसिस मीन्स क्लींजिंग, पर्जिंग और प्योरिफिकेशन। देखो क्या होता है कैथारसिस का मीनिंग क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है ये कैथारसिस। इसका मतलब ये होता है, देखो जैसे ये व्यक्ति जो होता है योगा वगैरह कर रहा है ताकि इसको थोड़ी शांति मिल सके, ये प्रोसेस होती है क्लीन करने के लिए किसी की अपनी खुद की वरीज को उनसे मुक्ति पाने के लिए, मतलब मेडिटेट पीसफुली एंड गेट रिड ऑफ ऑल योर इमोशन टेंशन, मतलब टेंशन को दूर करने के लिए क्या होती है, कम्युनिकेशन मेथड होता है कैथारसिस, जो कि क्लीनिंग का काम करता है, प्योरिफिकेशन का काम करता है। क्लियर, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है हमारा, ट्रू है। ठीक है, तो कैथारसिस वर्ड का मीनिंग याद रखना सभी लोग, क्या होता है, कैथारसिस कैन टेक प्लेस इन अ पर्सन फैंटेसी और इन मीडिया, मतलब पर्सन फैंटेसी का मतलब क्या होगा कि वो फैंटेसी का मतलब बेसिकली क्या होता है, इमेजिनेशन दुनिया में रहना।
ठीक है। तो इसमें यही बोला जाता है जैसे कि कैथारसिस जब होता है ना, कल्पना, व्यक्ति की जो कल्पना या मीडिया में हो सकती है कैथारसिस, तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब हम योगा वगैरह करते हैं तो इस तरीके से फैंटेसी दुनिया में ही चले जाते हैं, तो वही चीज़ बोला गया है। तो ये भी कैसा स्टेटमेंट हो गया हमारा, ट्रू हो गया। कैथारसिस मतलब याद रखना कि हम लोग मेडिटेट करते हैं किस लिए, ताकि हम अपनी जो वरीज हैं उनसे छुटकारा पा सके, प्योरिफिकेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेप्टिव असेसमेंट। देखो कल भी आया था एक्सेप्टिव असेसमेंट से। क्या होता है एक्सेप्टिव असेसमेंट? इसका मतलब ये होता है कि कोई पर्सन अपनी ही प्रोसेस है उसको प्रीवियस प्रोसेस से चेक करता है। मतलब जैसे मान लो आपने कोई टेस्ट आज दिया, ठीक है, टुडे को दिया, ठीक है, यही अगर आपका सेम टॉपिक पे टेस्ट आपका अगले मंथ में हो रहा है, तो फिर आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आया और जो आज का रिजल्ट है, आने वाले रिजल्ट को आप पहले वाले रिजल्ट से कंपेयर करोगे कि मेरी क्या प्रोग्रेस रही, आप खुद ही करोगे इसको, ठीक है। तो वो होता है एक्सेप्टिव असेसमेंट, ठीक है। तो इसमें देखो ये फिगर्स में क्या हो रहा है, जैसे आपने एक असेसमेंट करा, सेल्फ होता है ये सेल्फ, फिर आपने दूसरा असेसमेंट करा तो आप पहले वाले को चेक करोगे, इससे आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है, कि आपकी क्या प्रोग्रेस हुई, आगे वाले में पहले वाले से क्या प्रोग्रेस हुई। सेम इसके लिए आपका पहला वाला चेक करोगे तब आप आगे वाले में पता चलेगा कि आपको क्या फीडबैक इससे मिल रहा है। मतलब पहले वाले से आपको फीडबैक मिलेगा और आपको पता चल जाएगी कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। ये होता है एक्सेप्टिव असेसमेंट। अब देखो इसमें हम लोगों को ग्रुप्स में दे रखे हैं कि हमारा कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट बोला गया सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। हाँ, सेल्फ भी तो होता ही है और पीयर असेसमेंट में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो ए तो डेफिनेटली होगा। फिर बोला गया शेयरिंग लर्निंग गोल। शेयरिंग लर्निंग गोल का मतलब शेयर करके चीज़ों को, मतलब एक तरीके से आप देखो कि कौन सा स्टेटमेंट हमें पॉजिटिव साउंड कर रहा है। वैसे एक्सेप्टिव का मतलब तो हमने बता ही दिया क्या होता है, तो शेयरिंग लर्निंग गोल्स भी हो गया इसका आंसर, यानी बी भी होगा। तो आंसर क्या मिल गया हमें, ए बी डी ई। डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल्स नहीं होगा कि हम बच्चों को डिस्क्रिमिनेट कर दें कि ये होशियार बच्चा है, ये वीक बच्चा, उनको अलग अलग कर दें, उनका असेसमेंट अलग तरीके से करें, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग होगा और इफेक्टिव फीडबैक होगा। फीडबैक तो होगा ही होगा क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस को क्या क्या करते हुए चल रहे हो, चेक करते हुए चल रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी ई। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट टास्क इन 20 आवर्स आफ्टर 5 आवर्स ए लीव। मतलब ए और बी मिलके किसी काम को 20 घंटे में करते हैं, 5 घंटे के बाद ए ने छोड़ दिया, ठीक है। फिर बी टेक्स 45 आवर्स टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। मतलब इसने जो 5 घंटे में करके छोड़ दिया उसको 45 मिनट में कौन कर रहा है, बी अकेला कर रहा है। हाउ मैनी आवर्स वुड ए हैव टू टेक इन कंप्लीट द एंटायर टास्क। तो ए को पूरा कंप्लीट करने में उसको कितना टास्क लगेगा, इफ वर्क अलोन फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर वो बिगिनिंग से ही ए अकेला ही काम करे, बी उसके साथ ना हो, तो उसको कितना समय लगेगा। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ए और जो वी है इन दोनों को कितना टाइम लग रहा है, 20 आवर्स लग रहा है। मतलब ये हमारा टोटल वर्क हो गया एक तरीके से। फिर 5 घंटे तक सिर्फ ए ने वर्क करा, उसके बाद रिमेनिंग जो वर्क है, रिमेनिंग वर्क जो बचा हमारा वो किसने करा है, मतलब 5 घंटे के बाद छोड़ा ना, तो 5 घंटे तक तो ए और बी ने साथ में करा होगा, ठीक है। उसके बाद ए ने छोड़ दिया और बाकी के 45 घंटे किसने काम करा, बी ने करा। समझ में आए, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। 5 घंटे तक तो ए और बी ने साथ करा, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, सिर्फ 45, बी अकेला ही काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरा उठा के साइड ले आते हैं। तो ए प्लस बी, ये 20 है ना, और माइनस 5a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45b। फिर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो 15 बचेगा, 15a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा, 45b। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 15a प्लस 15b इक्वल्स टू 45b। फिर क्या होगा, 15a 15b को साइड ले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 30b। ए और बी का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। ये जो रेशियो निकल के आ रहा है वो इफ़िशेंसी का रेशियो है, इसको हम लोग कटापिटी करके 2/1 यानी 2:1। ए की इफ़िशेंसी 2 हो गई, बी की इफ़िशेंसी 1 हो गई, ठीक है। तो हम लोग अब बाद में क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे।
टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 20a + b है ना, यहाँ पे a और v की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 + 1 3 होता है ना, तो 60 आ जाएगा। 60 यूनिट में आएगा ये चीज़, ठीक है। 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमें सिर्फ a का निकालना है, a एलोन कितना वर्क करेगा। तो टोटल वर्क 60 है, a का अकेला कितनी इफिशेंसी 2 है, तो उसका डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 30 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्गूमेंट द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल। अगर किसी हिल पे क्या है, फायर है, क्योंकि उसको हम जान सकते हैं। इस फैलेसीज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, यानी कि ये बोला गया कि जो आर्गूमेंट है, हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल, जो हिल पे फायर है वो नोएबल है, तो ये क्या होगी, फालेसी तो हो ही गई हमारी। फालेसी हो गई कौन सी, न्याय वाली फालेसी हो गई। इसका इन्होंने कारण दे रखा है, द आर्गूमेंट द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल, द मिडिल टर्म इज़ टू वाइड एंड वायलेट द रूल दैट द मिडिल टर्म शुड नॉट बी प्रेजेंट द नेगेटिव इंटेंसेस। मतलब ये बोला गया, जैसे कि अगर हम ये जो बोला गया ये दोषपूर्ण तो है, क्योंकि जहाँ पे हिल पे फायर है, क्योंकि उसको जानते हैं हम लोग, तो ये कैसा हो गया, वाइड नहीं हो गया नोएबल। नोएबल क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड टर्म हो गया, वाइड का टर्म हो गया, जो कि इसको क्या कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ इसको हम जानते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि वो वहाँ प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दोनों, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर इज़ द करेक्ट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये कंप्यूटर से आईसीटी का क्वेश्चन है, सॉरी ये आईसीटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, डाटा कंप्रेशन। कंप्रेशन का क्या मतलब होता है कि चीज़ों को मतलब वो और कम कर देता है। डाटा इंस्क्रिप्शन क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है। डाटा डीफ्रेगमेंटेशन और डिस्क फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला है, कंप्यूटर टर्म है ये, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ओके। तो पहला पढ़ते, प्रिपेयरिंग आ डाटा स्टोरेज डिवाइस फॉर इनिशियल यूज़, ओके। इनिशियल यूज़ के लिए हमको ये करना है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, अगर हमें यूज़ करना है तो डिस्क फॉर्मेटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो डी का तो 1 होगा। फिर बोला गया इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन यूज ऑफ फ्यूअर बिट्स देन द ओरिजिनल रिप्रेजेंट, मतलब कम बिट का यूज़ हो, तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो ए का तो 2 हो जाएगा डेफिनेटली, ए का 2 हो गया, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, हमें क्या मिलेगा, ये वाला ऑप्शन मिलेगा अपना सी ऑप्शन। फिर डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या होगा, अटेम्प्टिंग टू क्रिएट लार्जर रीजन्स ऑफ फ्री स्पेस यूजिंग कंपैक्टेशन, ओके। फिर क्या होगा, डी का हमने बता ही दिया था, सी का 4 हो ही गया। और ये वाला किस में होगा, स्क्रैम्बलिंग ऑफ द टेक्स्ट और इन अ मैसेज, तो बी का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, क्लियर है। फेस टू स्क्रीन रिलेशन आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, जैसे फेस क्या हो गए, हम ह्यूमन बीइंग हो गए, ठीक है। स्क्रीन क्या हो गई, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई, जैसे कि मैं आपसे अभी इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, तो मेरे पास एक लैपटॉप है और लैपटॉप में क्या है, स्क्रीन है। तो फेस टू स्क्रीन रिलेशनशिप यही होता है कि कोई व्यक्ति स्क्रीन से जाकर कोई इंटरेक्शन कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़ बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्टफोन्स हो रहे हैं आपकी, जैसे कि उसे बोल सकते हैं कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट हो गई, टेलीविज़न हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी हैं। तो ये इनसे हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है और लोगों से हम इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं। फेस टू स्क्रीन रिलेशनशिप वही होता है। पहले से फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था, हम लोग व्यक्ति से व्यक्ति आपस में बातचीत कर लेते थे, लेकिन अब क्या होता है, मोबाइल यहाँ एक हम लोग लिए हैं और वीडियो कॉलिंग यहाँ पे चल रही है, तो क्या हो रहा है, ये स्क्रीन हो रहा है ना, तो वही चीज़ है, स्क्रीन हम लोग शेयर करते हैं, इसमें इंटरेक्शन भी हम लोग कर लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़। Some persistent organic pollutants (POP) have become extremely widespread and are found from tropics to the pole। देखो जो POP होता है, देखो आपको एक यहाँ पे एक आपको एक टर्म भी मिल गया POP, क्या उसका फुल फॉर्म होता है, persistent organic pollutants, ठीक है। ये कैसे किस टाइप के होते हैं, ये ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होते एनवायरनमेंट में,
ये क्या नहीं होते, ईजिली इन्वायरमेंट ब्रेक डाउन नहीं होते, जो कि खतरनाक होते, पॉल्यूटेंट्स होते ना, इसीलिए जैसे कि इसमें कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है इन्वायरमेंट उसको, तो वो क्या होता है, डेंजरस हो जाता है। तो क्या बोला गया, एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड, वो बहुत भयंकर तरीके से फैल रहा है, और ट्रॉपिक्स ऑफ द पोल्स में भी वो पाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया दे ऑफन एक्यूमुलेट इन फूड वेव्स एंड रीच हाई कंसंट्रेशन इन लॉन्ग लिविंग टॉप प्रेडेटर्स। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई एनिमल, मान लो कोई इंसेक्ट है, उसने कुछ ऐसा पॉल्यूशन कंज्यूम कर लिया, फिर उससे कोई इससे बड़ा वाला एनिमल होगा, तो जो कि इसने इंसेक्ट को खाया, इंसेक्ट को खाने के बाद जो उसमें पॉल्यूशन होगा वो उसमें भी चला गया होगा। इसी तरीके से ये फूड वेब चलती रहती है, और लास्ट में जो प्रेडेटर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है, जैसे कि व्हेल वगैरह हो गया, जो छोटी छोटी मछलियों को कंज्यूम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनमें हाई कंसनट्रेशन हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, इसीलिए तो एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें बढ़ती जा रही है ना, इस वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द विजुअल डायमेंशन ऑफ नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग वर्बली कोई चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे वर्बली अभी कंटेक्ट कर रही हूँ, पर नॉन वर्बल में क्या होगा, जैसे सॉफ्ट वॉइस है, ये क्या हो गया, वर्बल हो गया, पर हमसे पूछा गया नॉन वर्बल पूछा गया, यानी डी तो डेफिनेटली नहीं होगा, डी नहीं हो गया, हमें मिल गया ना आंसर अपना ABC। तो ये हो गया फिजिक हो गया, जेंडर हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, नॉन वर्बल है। जैसे स्किन कलर क्या कोई बताता है क्या, वो तो नॉन वर्बल है, जेंडर भी नॉन वर्बल हो गया, फिजिक्स भी नॉन वर्बल हो गया, सिंपल लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज में ये वर्बल हो जाएगा, नॉन वर्बल तो रहेगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच फारेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थॉमस कार्लाइल सेड टू वॉल्ट विटमैन दैट ही वॉज अ बिग पोएट बिकॉज ही केम फ्रॉम अ बिग कंट्री। देखो कोई व्यक्ति अगर कहीं से आया है तो क्या वो बिग हो जाएगा, बिग पोएट हो जाएगा, मतलब उसकी क्वालिटी किसी और से उसने कनेक्ट कर दी। तो ये देखो एड होमिनियन तो क्या होता है, बिग पॉइंट पे हम किसी व्यक्ति के पे उसका कमांड करते हैं। हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है कि हम किसी एक पहलू को देख के पूरा उसको जनरलाइज कर देते हैं। इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी जैसा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, फालेसी ऑफ डिवीज़न हो जाएगा। ये इस तरीके की डिवीज़न होता है, जैसे अगर हम छोटे से चीज़ को, जैसे जो बिग कंट्री है, ये बड़ा कोई चीज़ को लेके कोई उसको उसी से लेके उसको कनेक्ट करने की कोशिश करे। अगर बड़ी कंट्री है तो वहाँ से जो कुछ भी आएगा सब बिग होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फालेसी ऑफ डिवीज़न ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये डेली क्वेश्चन आ रहा है इससे, डिडक्टिव से। मैंने यहाँ पे देखो पहले समझो उसको क्या होता है। देखो डिडक्टिव आर्गूमेंट हो गया, एक इंडक्टिव आर्गूमेंट हो गया। डिडक्टिव आर्गूमेंट क्या होगा, सर्टेनिटी ट्रू, मतलब 100% यहाँ पे ट्रू रहेगा कंक्लूजन, अगर हम लोग उसको ट्राई करते हैं तो। ठीक है, फिर डिडक्टिव में भी ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इंडक्टिव में बताओ स्ट्रांग होगा कि इनवैलिड होगा, डेफिनेटली स्ट्रांग या वीक होगा। उसी तरीके से डिडक्टिव में या तो वीक होगा, डिडक्टिव में या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। ठीक है, वैलिड कब होगा, जब कंक्लूजन इज नेसेसरीली ट्रू गिवन द प्रेमाइसिस। हमारे दी हुई प्रेमाइसिस 100% ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी सही होगा। इनवैलिड में क्या होगा कि कोई नेसेसिटी नहीं है कि हमारा कंक्लूजन शुरू होगा, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अगर वैलिड है तो वो साउंड भी होगा, अनसाउंड भी होगा। साउंड कब होगा, जब हमारी सारी प्रेमाइसिस सही होगी। अनसाउंड क्या होगा, जब एक भी गलत होगी तो वो अनसाउंड हो जाएगा। सिमिलरली इंडक्टिव में क्या होगा, हमारा इंडक्टिव में हमारा साउंड होगा और वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और वीक होगा। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, कंक्लूजन हाईली प्रोबेबल लगा रहेगा, यानी सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे, पर प्रोबेबल है। पर यहाँ पे क्या होगा, नॉट हाईली प्रोबेबल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, कोजेंट होगा या फिर अनकोजेंट होगा। कोजेंट होगा तो सारी प्रीमाइसेस सही हो जाएंगी। अनकोजेंट है तो एक भी अगर फॉल्स होगी तो अनकोजेंट हो गया। अब देखो क्वेश्चन बन जाएगा, इसे बोला गया डिडक्टिव आर्गूमेंट ईदर वैलिड और इनवैलिड। देखो इसमें क्या था, डिडक्टिव आर्गूमेंट में क्या था हमारा, या तो स्टेटमेंट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा कैसा हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ऑल डिडक्टिव आर्गूमेंट क्लेम दैट इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, यानी 100% की बात कर रहा है डिडक्टिव में, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है,
अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या बोला गया है, देखो एक रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एक ये सर्कुलर फील्ड हो गई आपकी और ये स्क्वायर फील्ड हो गई, ठीक है। अब उसमें बोला गया कि जो रेडियस है सर्कल की, जो रेडियस है इसका मतलब इसको अगर हम r मान लें और जो लेंथ ऑफ स्क्वायर है वो सेम है, इसको भी हम लोग r मान लेंगे अगर रेडियस उसके बराबर है। तो हमें पैरामीटर्स निकालना है, तो सबसे पहले रेशियो निकालना है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द पैरामीटर। तो पहले सर्किल का पैरामीटर आप लिखो, क्योंकि सर्किल की पहले बात की गई थी। तो उसमें क्या होगा पैरामीटर सर्किल का 2πr, और इसका पैरामीटर क्या होगा 4r, ठीक है। r से r ये कट गया, अब पाई की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग 22/7, और रेशियो लगा देंगे 4 का, फिर यहाँ पे इसको काट देंगे, तो ये 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो 7 2 सा 14, 2 से इसको कट कर देंगे तो 11/7 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज हैज़ द लोएस्ट एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास, मतलब किसका लोएस्ट बोला जा रहा है, लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। तो किसका होगा, कोल का होगा, बायोमास का होगा, हाइड्रोजन का होगा, नेचुरल गैस का होगा। डेफिनेटली बायोमास का होगा। बायोमास जो हम लोग कंडे वगैरह से चीज़ें को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं ना, तो वही चीज़ है बायोमास, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स से जो हम लोग को कलेक्ट करके चीज़ों को बनाते हैं ना, फूड वेस्ट होता है, वही चीज़ें हम लोग बायोमास में उनको माना जाता है, ठीक है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर वगैरह में लगा रहता है, चीज़ों को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे हार्डवेयर तो हर कोई जानता होगा क्या होता है हार्डवेयर, जैसे कि हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ों को हम टच कर पाते हैं, टैक्टाइल चीज़ें जो हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि हम लोग इनको सिर्फ यूज़ कर पाते हैं पर इनको टच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इनके सोर्सेज होते हैं, इनको प्रोवाइड करता है वो सर्विसेज, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड हम यहाँ से देंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर क्या करती है, प्रोसेस करता है। तो क्या बोला गया, इसके फंक्शन बताने। चेकिंग स्पेलिंग इन अ डॉक्यूमेंट, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम थोड़ी ना है, मैनेज करता है, मैनेजिंग द प्रोसेसेस दैट रन ऑन द सिस्टम, बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग एन यूज़र इंटरफेस टू द यूज़र, हाँ वो एक यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ए तो नहीं होगा, तो ए नहीं होगा तो ये दोनों बी और सी हमारे सही हो जाएंगे। देयर इज एन ओपिनियन that India does not have a robust and holistic rating system for higher education and the present system is susceptible to various interpretation of credibility। जैसे बोला गया है, देखो जैसे आप दोनों स्टेटमेंट पहले पढ़ो, ठीक है। तो उसे बोला कि द नैक रेटिंग सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड बाई ऑल अदर कंट्रीज एज इट इज़ अ परफेक्ट सिस्टम इन एवरी रिस्पेक्ट। जो नैक है वो हर तरीके से सही है। नैक होता क्या है, बेसिकली हर को जानना चाहिए, वैसे नैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नैक ग्रेडिंग प्रदान करता है, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है, जो कि हमारे ग्रेडिंग वगैरह प्रदान करता है हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, तो पहला स्टेटमेंट बोला गया कि जो स्टेटमेंट है वो रेटिंग स्केल तो होता ही है, इसमें लिखा भी था, डू नॉट हैव द रोबस्ट एंड हॉलिस्टिक रेटिंग सिस्टम, मतलब हॉलिस्टिक रिलेशनशिप तो नहीं है ना इसमें, ऐसा कुछ इसमें बोला गया कि यहाँ पे मतलब ओपिनियन है कि कोई एक पुष्ट, रोबस्ट मतलब क्या होता है, पुष्ट होता है, पुष्ट, और हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है, समग्र होता है, क्या होता है, समग्र होता है। तो समग्र रेटिंग स्केल नहीं है, डज नॉट लिखा है ना, मतलब एक ही चीज़ से हम उसको नहीं जांच सकते हैं ना कि उसकी विश्वसनीयता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, यूजीसी अपनी अलग गाइडलाइन निकालती है, नैक अलग निकालती है, तो ये तो सही होगा, पर इसमें बोल दिया कि सारे चीज़ों ने अडॉप्ट कर दिया और परफेक्ट सिस्टम है, तो ये वाला तो फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। The concept that maintain that behavioral phenomena can be understood only within the context of culture in which they occur relates to।
मतलब क्या हुआ, इसका बिहेवियर फिनोमिना है जो कि अंडरस्टैंड ओनली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कल्चर, मतलब सिर्फ कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही सिर्फ उसको समझा जा सकता है। तो वो क्या होगा, इसमें देखो कीवर्ड क्या है, ओनली लिखा है ना, विद इन कॉन्टेक्स्ट द कल्चर, कल्चर यानी कि रिलेटिविज्म। ठीक है, क्या होगा, रिलेटिविज्म, मतलब जहाँ पे हम रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को वहीं पे समझ पाएंगे, सारी जगह पे चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो एक ही टर्म हो गई, पर ये वाली वहीं समझ पाएंगे जहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे बातें की गई हैं। ठीक है, सापेक्षवाद, इसको रिलेटिविज्म का मतलब क्या होता है, सापेक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सपोर्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ नॉलेज कमीशन रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इंडिया। देखो, नॉलेज कमीशन के किसने रिकमेंड करा था, यशपाल कमेटी ने करा था, जो कि 2005 के लमसम में आई थी। उसी ने यहाँ पे इसको क्या करा था, समर्थन करा था ज्ञान आयोग की अनुशंसा पे। ठीक है, जो कि समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो करी थी 2009 में। इन्होंने क्या बात की थी कि बहुत शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, बहुत लोगों को बहुत उसकी पहुंच बढ़ानी है, तो वो चीज़ें समझ गई। इनका एक टाइटल भी था यशपाल कमेटी का, वो जरूर याद रख लेना। इसका टाइटल था रिनोवेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। रिनोवेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, इनका ये टाइटल था। 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 2005 में ये आयोग आया था। तो इन्होंने किसके रिकमेंडेशन करा था, नॉलेज कमीशन के रिकमेंडेशन करा था। पार्टिकुलेट मैटर अ क्लास ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स बताने हैं कि कौन से उसमें होते हैं। सूट, देखो जैसे कि ये सूट बोला गया ना, तो ये वो चीज़, जैसे कि इन्फेक्शन होता है, ये तो पॉलन है, सॉरी ये तो पॉलन है जो कि फ्लावर वगैरह से होता है। तो पॉलन में क्या है, पॉल्यूनेंट्स है। एक पेन तो क्या जो होता है ना, पॉलीएक्सिल एसाइल नाइट्रेट्स होता है, जो तो SO2 वगैरह होते, तो बी तो नहीं होगा, डेफिनेटली बी नहीं होगा। तो हमें आंसर क्या मिल गया, ACE मिल गया। तो ए तो हो गई, सूट हो गया। जैसे कि ये चीज़ है, जैसे ये क्या होता है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह से ब्लैक कलर का कार्बन वगैरह निकलता है ना, वो होता है। और पोलन हमने बता ही दिया कि ये होता है, इससे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। और क्या हो जाएगा, फ्लाई ऐश होता है जो कोयले से निकलता है कुछ, तो वो हो गया ACE। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 envisaged दैट द न्यू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया शुड एम एट। उनका एम क्या था 2020 का, नेशनलिस्ट एजुकेशन, रीजनल या कन्वेंशनल, ग्लोबल सिटीजन। उन्होंने ना क्या बताया था कि ग्लोबली हमें चीज़ों को लेके चलना है, ग्लोबली चीज़ों को लेके चलना है। तो उन्होंने ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की बात की थी। ठीक है, सिर्फ एक, ये सारी चीज़ें तो सिर्फ एक सीमित कर रही है ना चीज़ों को रीजनल तक या कन्वेंशनल तक, तो ये तो नहीं होगा। हमें क्या करना है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल इज अ जेनरिक इमेज फाइल। देखो जो PDF होता है वो क्या होता है, इमेज फाइल होता है। ठीक है, सही बात है। इसका फुल फॉर्म सभी लोग याद रख लेना, क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और MP3 क्या होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3। तो वो कैसी होती है, ऑडियो फाइल। MP3 ऑडियो फाइल, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा MP4 जो कि वीडियो फाइल होता है। एक PNG पढ़ा होगा, एक GIF, मतलब अलग अलग टाइप के फाइल फॉर्म होते हैं। फिलहाल के लिए ये समझिए PDF जो होता है इमेज फॉर्म होता है, एक JPEG इमेज फॉर्म होता है। तो बोथ स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे हमारे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट वियरेबल टेक्नोलॉजी इज रैपिडली बिकमिंग पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। जो स्मार्ट वियरेबल टेक्नोलॉजी है, ऑफ कोर्स हम लोगों की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रैपिडली ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से, बिल्कुल सही बात है। वॉचेस, ग्लासेस, एक्टिविटी मॉनिटर्स एंड मैनी अदर वेरिएबल आइटम हैव बीन इनरिच्ड विद टेक्नोलॉजी। हाँ, जैसे वॉचेज हो गई, आजकल स्मार्ट वॉच आने लगी है। ये तरीके से चलता फिरता छोटा सा मोबाइल फ़ोन है, उसमें हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। उसमें व्हाट्सएप चला लो, वॉच में आप बात कर लो, सब कुछ हो जाता है। ग्लासेस हो गए, एक्टिविटी मॉनिटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इनरिच हो गई हैं टेक्नोलॉजी में। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट and right explanation.
अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द एस्टैब्लिश्ड ईयर। देखो ये वाला क्वेश्चन ना बिल्कुल इररिलेवेंट लगता है, क्योंकि इसमें इतने सारे चीज़ों के ईयर्स पूछ दिए गए, लेकिन अगर आप एक दो के भी अगर आपको याद हो तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि पहले तो बी आएगा हमारा। बी वाला ऑप्शन क्या है, ये। जब वही मैं कहती थी, अगर आपको एक आध का भी आइडिया ना, चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका एस्टैब्लिश ईयर कब होता है, 1942। कब होता है, 1942। फिर IIAS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी। CSIR का 1942 हो गया। फिर AIAS का क्या हो जाएगा, 1965। उसके बाद क्या आएगा, ये ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस सर्विसेज। इसका क्या होगा, 1969। उसके बाद क्या आएगा हमारा, डी आएगा, ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च का एस्टैब्लिश ईयर क्या हुआ है, 1972। फिर आएगा ICPR, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। इसका एस्टैब्लिश ईयर क्या होगा, 1977। इसका था 1972। ठीक है, तो इसको लर्न कर लेना, ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको सभी लोग लर्न कर लेना, ताकि अगर आगे कभी आए तो एटलीस्ट आप ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाओ। इसका CSIR इंपॉर्टेंट है, 1942 याद रख लेना। ICHR ह्यूमन हिस्टोरिकल साइंस 1972। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट थिंकर्स रोट ट्रीटीज ऑन सब्जेक्ट ऑफ ग्रामर। ग्रामर के बारे में कौन से थिंकर्स ने लिखा है। देखो पाणिनि ने तो लिखा है डेफिनेटली ग्रामर में। ठीक है, व्याकरण ए तो होगा। ठीक है, फिर क्या है, कपिला ने सांख्य फिलोसफी दी था। क्या दिया था, कपिला ने सांख्य फिलोसफी दी थी, तो कपिला तो नहीं होगा, इसमें सी नहीं है, तो मेरे क्या में ऑप्शन ABD, यानी भरथारी होगा और पतंजलि भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी टू फाइंड एकेडमिक एक्टिविटी मीनिंगफुल एंड वर्थ वाइल द ट्राई टू बेनिफिट फ्रॉम दैम इज कॉल्ड। क्या बोला गया, फाइंड एकेडमिक एक्टिविटीज मीनिंगफुल एंड वर्थ वाइल एंड ट्राई टू बेनिफिट फ्रॉम दैम। तो वो कौन सी चीज़ होगी हमारी, देखो परफॉर्मेंस गोल और मास्टरी गोल, पॉजिटिव प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें रटने वाली चीज़ों पे जोर दे रही हैं। इससे बोला गया कि मीनिंगफुल हो वो हमारे लिए और बेनिफिट भी हो। तो क्या होगा, मोटिवेशन टू लर्न। ये ऐसी टेंडेंसी है जो हमारी एकेडमिक अचीवमेंट को, एक्टिविटी को मीनिंगफुल बनाता है। अगर हम खुद से मोटिवेट है चीज़ में करने के लिए, तो फिर वो हमारे लिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, मीनिंगफुल हो जाएगी और बेनिफिट भी होगी अगर हम मोटिवेटेड हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा मोटिवेट नहीं है, सिर्फ हम उसको धक्का दे के पढ़ा रहे हैं, उसका एकेडमिक्स अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उतना मीनिंगफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनमें बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोटिवेशन टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया इन सर्टेन कोडिंग स्कीम, द यूनिवर्सिटी का कोड इतना दे रखा है और स्टूडेंट का कोड हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे इसकी कोडिंग से। जैसे कि कल हमने बताया था ना, इजोटी से सबको कल लर्न करवाया था कि कैसे निकालेंगे। जैसे U निकालना है तो T के बाद आता है, T का 20 होता है, तो U का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। N का कितना होगा, 14, I का 9 और V का 22 हो जाएगा। E का 5, R का 18, S का 19, I का 9, T का 20, Y का 25। ठीक है, तो इसका जब हम लोग टोटल करेंगे तो 162 आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट का कोड S का कितना होगा, S का हो जाएगा 19, T का 20, U का 21, D का 4, E का 5, N का 14, T का 20, S का 19। इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 122 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते, सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग लगाना, सीधा पहले इनकी कोडिंग करके ऐड करके देख लो कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें फिर +1 -1 भी हो सकता है, इसमें तो सीधा सिंपल ऐड किया गया है। फिर क्या चीज़ें इस वैसे नेट के पेपर में इतना टफ नहीं आता है, आज तक मैंने देखा है, तो सिर्फ इतना ही आया कि इसकी कोडिंग कर दो, सीधा ऐड कर दो, आंसर आ जाता है। जैसे कोई छोटा एक बार आया था, जैसे रोज़ का आया था, जैसे इसमें 4 लेटर है तो इसका 3 इन्होंने कोड दे रखा, तो हमने 3 कैसे निकाला था, इनके 4 नंबर में से 1 घटा दे, 3 आ गया था। फिर अगर इन्होंने सन दे दिया तो इसका क्या कोड होगा, तो 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको अपने माइंड का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे आप खुद देख रहे हो कि रोज़ का कोड है 3 आया है, तो कोई भी बच्चा होगा तो जोड़ने पे तो 3 नहीं आएगा ना। तो पहले आप उस कोशिश क्या करो कि थोड़ा सा देखो, एनालाइज करो चीज़ों को कि पूछा क्या गया, इसका आंसर देखो कितना बड़ा है, तो ऑब्वियसली हम लोग ऐड करेंगे तो ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से दिमाग लगा के चीज़ों को करना है।
अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम्स इन ऑर्डर डिक्रीजिंग इंटेंशन। ये क्वेश्चन इस बार बहुत रिपीट हुआ है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो पहले आप ही बताओ कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा क्या होगा, टाइगर है, तो ए होगा पहले, तो ये वाला डी वाला। फिर क्या आएगा, टाइगर किस में आता है, फिलाइन में आता है। फिलाइन किस में आता है, मैमल में आता है। फिर मैमल किस में आता है, एनिमल में आता है। तो ए बी डी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 के बाद 8 आ गया है, फिर 8 के बाद 24, 24 के बाद 48, तो इसमें +8 करा गया है। इसमें क्या ऐड करा गया होगा, इसमें 16 ऐड करा गया है। इसमें कितना ऐड करा गया है, इसमें 24, फिर यहाँ पे 8 ऐड करा गया, फिर यहाँ पे +8 करा गया। इसका मतलब यहाँ पे भी +8 होगा, तो कितना आएगा 32। फिर इसमें भी 32 आप ऐड कर दो, तो 9 कितना आएगा 80 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। द नॉलेज दैट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ रिकॉलिंग बट द इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर ऑफ थॉट्स विदाउट आवर अवेयरनेस। देखो, कुछ चीज़ों को करने में हम अवेयर कॉन्शियस नहीं रहते, लेकिन फिर भी हमारे अवेयरनेस में तो चीज़ें हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस तो पड़ता ही है। जैसे मान के चलो, हम जैसे टाइपिंग स्टार्टिंग में करते हैं तो बड़ा कॉन्शियस होकर करते हैं जब चीज़ें सीखते हैं तो, लेकिन जब हम उसमें रम जाते हैं, हमारी स्पीड आ जाती है, हम लोग फटफट चीज़ें करने लगते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि हम कैसे कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। तो वही चीज़ है। देखो, मेमोरी के क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म में तो ये होता है कि हम अभी कर रहे हैं वही थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर बाकी भी चीज़ें हम भूल जाएंगे। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एक एक्सप्लिसिट होता है, एक इम्प्लिसिट होता है। हमारा क्वेश्चन अभी किस पे होगा, आप खुद ही बता लोगे। एक्सप्लिसिट क्या होता है कि चीज़ों को हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, बहुत दिमाग लगा के, और इम्प्लिसिट क्या होता है कि हम बिना दिमाग लगाए अनकॉन्शियसली चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब अपने फ्रेंड से बातें करते हैं तो पता नहीं रहता क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन बस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अनकॉन्शियसली चीज़ें हो जाती है। जैसे हम प्रोसीजरल मेमोरी, मतलब कोई चीज़ अगर हम प्रोसीजर में आ गए, अपने आप चीज़ें होती जाती है, तो वो इम्प्लिसिट हो गया। एक्सप्लिसिट क्या होता है, एक एपिसोडिक होता है, एक सिमेंटिक होता है। देखो, सिमेंटिक क्या होता है, जनरल नॉलेज, जैसे कि उसके डरते हैं ना हम लोग चीज़ों को, बहुत जनरल अवेयरनेस हो गया अबाउट वर्ड के बारे में, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो वो क्या होगा, सिमेंटिक हो गया। हम लोग कॉन्शियसली चीज़ों को पढ़ते हैं, अपने आप चीज़ें नहीं होती है वो। फिर एपिसोडिक होता है, जैसे पर्सनल इवेंट हो गया कोई कॉन्टेक्स्ट में, तो वो एपिसोडिक मेमोरी हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, घटना या दुर्घटना कुछ भी मान लो, तो वो हमें हमेशा याद रहती है कॉन्शियसली, लेकिन अपने आप जो चीज़ें हो रही है वो इम्प्लिसिट में होगा। ठीक है, तो अब इसमें बोला गया नॉट कॉन्शियस, तो आप बताओ कौन सी होगी, वो एक्सप्लिसिट होगी, नहीं होगी, तो उसमें तो कॉन्शियस होता है, स्कीमा जैसा कुछ है नहीं, और एपिसोडिक लॉन्ग टर्म में आएगा, पर वो किसका पार्ट है, एक्सप्लिसिट का, तो क्या होगा आंसर, इम्प्लिसिट हो जाएगा। When researchers study a specific well-defined population over time sampling different people at each data collection point, it refers to study। देखो, कल क्वेश्चन आया था इस पर, इसका आंसर पहले बता देते क्या होगा, कोहरेट स्टडी होगा। जैसे हमने कल एक ग्रुप लिया था ना, एक ग्रुप लिया था, उसमें कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। फिर हमने इन लोगों को एक टाइम तक इनको ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करा, इनके ऊपर रिसर्च करी, फिर देखा कि जो स्मोकिंग कर रहे थे 10 साल के बाद वो उन लोगों को लंग्स में प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो एक वेल डिफाइंड पॉपुलेशन ली हमने, उसको ओवर टाइम हमने उस पर सैम्पलिंग करा और फिर उस पर डाटा कलेक्शन करा, तो ये होती है हमारी कोहरेट स्टडी। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, डायोक्सिन एंड फ्योरान्स आर हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज द प्रोडक्ट्स बाय सॉलिड वेस्ट इंसुलेशन। देखो क्या हो, तो इसमें ये क्या होता है, डायोक्सिन क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, डेंजरस होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये इन्वायरमेंट में इन्फ्लुएंस उसका गलत पड़ता है। तो इसमें वही लिखा है कि प्रोड्यूसेस एज ए प्रोडक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, इनसे उत्पन्न होते हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर बोला गया कि आर वेरी अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड, नहीं शॉर्ट लिव्ड नहीं होते, लॉन्ग लिव्ड होते हैं, और वंस दे आर रिलीज इन एटमॉस्फेयर, ये काफ़ी टाइम तक इन पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। इसका ना सेकंड तो हमारा फॉल्स हो गया, पर स्टेटमेंट तो 1 करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पीओपी पढ़ा था ना पीछे, पीओपी वो यही चीज़ें हैं। ये डाइऑक्सिन भी है, मतलब कि क्या होता है, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ते हैं, इम्पैक्ट इनके पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने फूड वेब पढ़ा था, फूड वेब में मैंने बताया था कि अगर कोई छोटा सा इंसेक्ट में अगर पॉल्यूशन चला गया तो वो हायर ऑर्डर तक चलता चला जाता है। ठीक है, तो वही है, तो लॉन्ग टर्म तक लॉन्ग लिव्ड रहते हैं ये,
तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आ सिमिलरिटी ऑफ 57 डिटेक्टेड इन द थीसिस, ये थीसिस की बात कर रहा है, सबमिटेड बाय स्टूडेंट एज पर यूजीसी रेगुलेशन ऑन प्लेगरिज्म, द स्टूडेंट हैज़ कमिटेड प्लेगरिज्म ऑफ लेवल विच। देखो क्या बोला गया था 2018 में, कल बताया था ना ये, जैसे इसके लेवल इसमें कितने होते हैं, लेवल एक था 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में कहाँ से कहाँ तक होता है 10% तक, फिर क्या होता है 10 से 40, 40 से 60, फिर 60 से ऊपर का। ठीक है, तो ये किस लेवल में आएगा हमारा, लेवल 2 में आएगा, तो लेवल 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, इसको याद कर लेना, ये शायद तीसरी या चौथी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। द ईस्टर्न अप्रोच टू कम्युनिकेट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेमाइसेस। ईस्टर्न अप्रोच पे बताना है। द इंडिविजुअल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी, क्यों नहीं है सोसाइटी, इंडिविजुअल से ही तो सोसाइटी बनती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, टाइम इज़ इनफाइनाइट, बिल्कुल सही बात है, मतलब सी तो सही होगा, ए नहीं होगा तो कट गया। नेचर शुड बी कंट्रोल्ड और फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नेचर शुड बी, वो किसको होल्ड करके रखते हैं। द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स आर अ सिंगल यूनिट, वर्ल्ड और यूनिवर्स सिंगल यूनिट है, ये भी सही है, डी भी करेक्ट सही है। पीपल शुड लिव इन हार्मनी विथ नेचर, ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा कि लोगों को कैसे रहना चाहिए, हार्मनी से रहना चाहिए नेचर में, ई भी सही होगा, तो इसको कट करके सी डी ई हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसमें इन्होंने ये बोल दिया ना, शुड बी कंट्रोल नहीं कर सकते नेचर को हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए ये नेगेटिव, बी नेगेटिव हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये देखो एक्सेल से क्वेश्चन आया है, इसे बोला गया इन फॉलोइंग MS एक्सेल स्प्रेडशीट यू आर गिवन अ लिस्ट 100 कस्टमर, कॉलम ए रिप्रेजेंट देयर नेम्स, इसमें कॉलम ए में नेम दे रखा है और बी में क्या दे रखा है कैटेगरी, यानी चाइल्ड है कि एडल्ट है। सी में क्या दे रखा है डिस्काउंट, अगर 0 है तो वो डिस्काउंट प्राइस है, 1 है तो वो फुल प्राइस देना पड़ेगा, और डी इंडिकेट करता है कस्टमर का पे, मतलब उसने कस्टमर ने क्या पे करा है। फिर इसमें पूछा गया है कि एग्जाम्पल स्प्रेडशीट बिलो इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट, सिंपली शोज डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला करेक्टली काउंट्स ऑल कस्टमर हु आर एडल्ट्स एंड गेट डिस्काउंटेड, यानी बच्चों से हमें कोई मतलब नहीं है, और जिसने फुल पेमेंट करा उससे मतलब नहीं है, डिस्काउंट यानी 0 और एडल्ट वालों से हमें मतलब है। ठीक है, तो काउंट इफ, ठीक है, काउंट 2 कंडीशन है ना, तो काउंट इफ तो नहीं होगा, काउंट इफ्स लगेगा। ठीक है, इसमें एडल्ट हो गया, ओके एडल्ट हो गया, और इसमें 0 हो गया। देखो इसमें रिवर्स वाला हो गया। B2 में क्या था, B2 में हमारा देखो ये रहा B2, इसमें चाइल्ड और एडल्ट के बारे में दे रखा है, इन्होंने 0 लिख दिया, इसमें 0 वाला तो B3 वाले में है ना इसमें, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। यानी B2 से 101 तक, B101 तक अगर एडल्ट है और उसका पेमेंट कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, ना कि हमें बिना फुल प्राइस, यानी 1 से कोई मतलब नहीं है, 0 वाला प्राइस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नल हाइपोथेसिस प्लॉसिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग p वैल्यू ऑफ अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो जैसे ये 43% है तो 0.43 इसको ले सकते हैं, और ये 0.23, 3 को क्या लिखते हैं 0.03, और इसको क्या लिखेंगे 0.43 इंटू 1/100, तो ये कितना होगा 0.0043। तो इसमें हमें बताना है कौन सही होगा। तो 0. अगर 5% पे हम लोग लेते हैं अपनी चीज़ें, 5% पे देखें तो कितना मान ले लेंगे इसमें, इसका मान तो बहुत ही कम हो रहा है और इसका भी बहुत कम हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू ठीक ठाक लग रही है, यानी A और B हमारा सही हो जाएगा P वैल्यू में।
आइडेंटिफाई द नॉर्मल फैलिसी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गूमेंट। नो ट्रेजिक एक्टर्स आर इडियट, सम कॉमेडियन आर नॉट इडियट, देयरफॉर सम कॉमेडियन आर नॉट ट्रेजिक एक्टर्स। देखो ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ये वाली प्रीमाइसेस भी कैसी है, नेगेटिव है। और कंक्लूजन भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो अगर हमारी दोनों प्रीमाइसेस नेगेटिव और कंक्लूजन भी नेगेटिव है तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस बोलते हैं। अफर्मेटिव तो हमारा आंसर ही नहीं है, डिनाइंग द एंटीसिटेड है ही नहीं। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी तब होती है जब पॉजिटिव आता है, तो हमारा आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है जब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होता है। तो अगर चेंज होता है तो मोर फ्लड आता है, ठीक है, सी तो होगा। चेंज इन ओशियन सर्कुलेशन, ये भी होगा, यानी ए बी सी डी, सिर्फ सी नहीं होगा, क्या नहीं, सारी ही चीज़ें होंगी। चेंज इन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, चेंज इन एल नीनो, फ्लड भी आएगा, सूखा भी हो जाएगा, ओशियन सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब पांचों चीज़ें हमारी सही हैं इसमें। Situated learning is based on providing strategic help in the initial stage of learning, gradually diminishing as student gain independence। इससे बोला गया कि अगर हम बच्चे को क्या बोलते हैं, प्रोवाइड करते हैं हेल्प को इनिशियल स्टेज पे, तो वो धीमे धीमे उसकी गेन जो इंडिपेंडेंस होती है वो घटती जाती है। ऐसा तो नहीं है ना, ये तो फॉल्स हो जाएगा। उसका मोटिवेशन और कैसा होगा, बूस्ट होगा, ना कि उसका डिमिनिशिंग होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया असिस्टेड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्किल एंड नॉलेज आर टाइड टू सिचुएशन इन विच दे वर लर्न एंड दे वर डिफिकल्ट टू अप्लाई इन न्यू सेटिंग्स। नहीं, उनको स्किल और नॉलेज में हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको बताते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होता है, वो सहज हो जाते हैं नई चीज़ों में सीखने के लिए। तो ये भी फॉल्स हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट इसमें क्या होंगे, हमारे फॉल्स हो जाएंगे। ये वाला मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया अ टैंक कैन बी फिल्ड बाई पाइप ए इन 3 hours, पाइप बी इन 5 hours, एट 7 AM पाइप ए वॉज ओपन। मतलब सुबह 7 बजे के करीब ए खोला गया पाइप। एट वॉट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड, कब भर जाएगा, इफ़ बी इज़ ओपन एट 8 AM। मतलब शुरुआत में 7 बजे तो ए को खोला गया, ठीक है, ए को खोला गया, फिर 1 घंटे के बाद फिर बी को खोला गया, तो टैंक कितने बजे भर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ए कितने घंटे में भर सकता है, 3 घंटे में, और बी कितने घंटे में भर सकता है, 5 घंटे में। तो इनका ऐसे हम लेकर टोटल वर्क निकाल लिया हमने 15। ठीक है, ये यूनिट हो गया। फिर ए की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और बी की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद उसको खोला गया ना, 1 घंटे के बाद बी को खोला गया, तो एक आवर में ए ने कितना 5 टैंक भर लिया होगा। अगर 1 घंटे में 5 भरता है ना, तो 5 उसने काम कर लिया होगा अपना। ठीक है, ए ने इतना काम कर लिया, तो बचा काम कितना, टोटल काम हमारा कितना था, टोटल काम हमारा 15 था, उसमें से ए ने 5 कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा, 10 यूनिट बचा। ठीक है, अब ये जो 10 यूनिट है वो दोनों मिलके करेंगे, तो 10 यूनिट को मिलके दोनों यूनिट करेंगे, यानी 5 प्लस दोनों लोग करेंगे तो 5 + 3 8 हो जाएंगे। इसको जब सॉल्व कर लेंगे, जैसे इतना आवर्स में आएगा, इसको मिनट में कर लेते हैं, 10/8 × 60, 15, 75 मिनट इसने उसको लग गए। ठीक है, दोनों को भरने में। तो उसमें यही पूछा गया था, एट वॉट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। तो जैसे अगर हमारा 8 बजे बी को खोला गया था, तो 8 बजे के बाद और कितना, 8 तो बज ही गया था, उसमें 75 मिनट और जोड़ दो, 75 मिनट और जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा करो, 75 को 60 + 15 लिख लो, 60 + 15, तो 8 और 1 घंटा मिलेगा, तो 9:15 हो जाएंगे। 9:15 पे हमारा टैंक फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज टू क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइंड मैप्स। माइंड मैप्स के बारे में बहुत पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन से हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग एक्स माइंड तो करते ही, पहले पढ़ा था, माइंड मीज़ा ही पढ़ा था, मीरो ही तो पढ़े थे। तो कॉम्बिनेशन सेट कर लो, से माइंड नहीं पता है तो बता रहे हैं, तो माइंड डोमो और कोगल भी होता है, यानी ABCDE। तो आपको नोट्स में कैसे करना है, एक कॉलम बना लो अपने A4 शीट में, वहाँ पे माइंड मैप लिख लो, माइंड मैप
टूल्स, फिर यहाँ पे एक लिख लो एक्स मैप लिख लो, माइंड डोमिंग लिख लो, कोगल लिख लो, माइंड मीजर लिख लो, मीरो लिख लो, फिर जो भी और ऐड यहाँ पे चीज़ें करते रहो तो एक नोट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे टूल्स हमारे माइंड मैप के काम में आते हैं। ठीक है, तो आज हमने अपने सॉल्व कर लिए अपने 40 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।